नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स का संयुक्त युद्ध अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ये आयोजन दोनों वायुसेनाओं को सीखने और एक साथ संचालन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। दोनों सेनाओं का ये संयुक्त युद्ध अभ्यास 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई 30 और ओमान के F-16 विमान गरजते हुए नजर आएंगे। दोनों देशों की सेना रेगिस्तानी इलाके में सटीक हमलों का अभ्यास करेगी और एक दूसरे से अनुभवों को साझा भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत और ओमान एयरफोर्स के बीच हर 3 साल में संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है। इससे पहले ईस्टर्न ब्रिज 5 ओमान में हुआ था। युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेना के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए एक दूसरे के प्रति समझ विकसित करना है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना के बेड़ों की भी समीक्षा की। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू की शुरुआत 21 तोपों की सलामी के साथ हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नौसेना के बेड़े की क्षमता का जायजा भी लिया। यही नहीं, इस दौरान राष्ट्रपति INS सुमित्रा पर भी सवार हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे। भारत डायनेमिक्स ने भारतीय सेना से लगभग 3100 करोड़ का एक नया ऑर्डर जीता है। भारत डायनेमिक्स ने कहा कि हमारी वर्तमान ऑर्डर बुक लगभग 11,400 करोड़ रुपए की है। साथ ही हमारे 2 प्रमुख उत्पाद एक आकाश हथियार प्रणाली है और पिछले साल हमने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का निर्माण शुरू किया है और इन दोनों ही उत्पादों में हम भारतीय रक्षा बलों से बड़े ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं। आकाश और अस्त्र दोनों के लिए हम एक उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं। हम 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही हम रक्षा बलों से कुछ नए ऑर्डर की भी उम्मीद कर रहे हैं। भारत डायनेमिक्स ने कहा कि हम अगले 2 से 3 सालों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की एक मजबूत ऑर्डर बुक को देख रहे हैं। दोस्तों, AMCA को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA 5.5 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम माउंटेड एसेसरीज ड्राइव पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि एयरफ्रेम माउंटेड एसेसरीज ड्राइव को इंजन और एयरफ्रेम के बीच स्थापित किया जाएगा और इसे पावर टेक ऑफ शाफ्ट के साथ भी जोड़ा जाएगा, जो कि इंजन के साथ रोटेशनली कनेक्टेड रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि एयरफ्रेम माउंटेड एसेसरीज ड्राइव इंजन कोर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एसेसरीज और फ्यूल पंप के साथ काम करेगा और अब मैदानी ग्रुप इसके लिए रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल एयरफ्रेम माउंटेड एसेसरीज ड्राइव में किया जाएगा। और कल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि L&T को AMCA 5.5 एयरक्राफ्ट के थ्रोटल क्वाड्रेंट असेंबली के लिए चुन लिया गया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि AMCA जो प्रोजेक्ट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी, जिसमें कि HAL, DRDO और 2 महत्वपूर्ण प्राइवेट सेक्टर कंपनियां साथ में होंगी। हालांकि 2022 के अंत में इन कंपनियों का नाम भी घोषित किया जाएगा, जो कि इस 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेंगी। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उद्यम ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड ने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए स्मार्ट सुरक्षात्मक वस्त्र विकसित करने के लिए देश के प्रमुख शोध संस्थान IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए ट्रूप कंफर्ट आइटम का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि इस MOU के तहत IIT दिल्ली और ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड सियाचिन ग्लेशियर जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए कपड़ों और उपकरणों के अनुसंधान और विकास, इसके अलावा बैलिस्टिक हथियारों से सुरक्षा के लिए कपड़े और सेंसर फिटेड कपड़ों के विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड अपने सभी 4 कारखानों को आवश्यकताओं के आधार पर अनुसंधान और इनोवेशन के लिए IIT दिल्ली को इस परियोजना को भी सौंपेंगे और सहयोग के दायरे में सभी नए क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत IIT दिल्ली के साथ ये समझौता ज्ञापन देश के सुरक्षा बलों को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय सेना के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने 14 फरवरी को कस्टमाइज्ड नैनो ड्रोन्स के लिए ऑनलाइन बिड्स जारी की थी, जिसमें कि 50% स्थानीयकरण होना चाहिए। साथ ही इसके एयरफ्रेम का फैब्रिकेशन और बैटरी चार्जर, ड्रोन कैनोपी, कस्टमाइज्ड VLDC मॉनिटर्स, फैब्रिकेशन ऑफ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, नैनो कैमरा 720p, नैनो वीडियो ट्रांसमीटर, कस्टमाइज्ड स्पीड कंट्रोलर, कस्टमाइज्ड फ्लाइट कंट्रोलर और प्रोपेलर्स इसमें शामिल है। आपको बता दें कि नैनो ड्रोन का जो डायमेंशन है वो 21 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसका जो वजन है वो 510 ग्राम के बीच होना चाहिए और इसका फ्लाइट इंड्योरेंस टाइम 15 मिनट का होना चाहिए।
रेंज इसकी 800 मीटर रखी गई है और 720p का इसमें कैमरा होना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए कई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, जो कि 6 नेक्स्ट जनरेशन मार्क II एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की जिम्मेदार है, उनके लिए अब एयर इंडिया अपना पहला एयरबस A321 प्लेटफॉर्म को ट्रांसफर कर रहा है। बता दें कि सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने टेंडर जारी किया है इस एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर लेवल मॉडिफिकेशन के लिए, जिसके बाद A321 जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसे अवाक्स भूमिका निभाने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। बता दें कि सभी 6 A321 एयरक्राफ्ट को बाद में एयरबस फैसिलिटी जर्मनी भेजा जाएगा आगे के सुधारों के लिए, और ये सभी 6 नेत्रा मार्क II इंडियन एयरफोर्स को अगले 6 सालों में मिलेंगे। दोस्तों, कार्डसा के तहत प्रतिबंध लगने के डर की वजह से इंडोनेशिया ने रूस से Su-35 जो विमान थे वो लेने थे, उसे लेने के विचार को बदल दिया और इसके बाद उसने 42 फ्रांस राफेल खरीदने पर मोहर लगा दी। दोस्तों, अब कई देश रशिया और चाइना के एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदना चाहते और उन्होंने अपनी इस चॉइस को अब दूसरे नंबर पर डाल दिया है, क्योंकि चाइना और रशिया की कई कंपनियों पर सैंक्शन लगे हैं और यही नहीं, भविष्य में भी इन पर और सख्त प्रतिबंध लग सकते हैं। ऐसे में भारत ने मलेशिया को तेजस मार्क 1A का भी ऑफर किया है एक बेहतरीन कीमत पर। यही नहीं, भारत अब अपने इस एयरक्राफ्ट से इजरायली कंपोनेंट्स को भी बदल रहा है, जिससे कि भारत अपने इस एयरक्राफ्ट को मिडिल ईस्ट के देशों को भी बेच सकता है। यही नहीं, भारत ने तेजस मार्क II और AMC स्टेल्थ फाइटर जेट के कई वेरिएंट्स की भी पेशकश की है अपने दोस्त देशों को, और साथ ही इनमें वो देश भी शामिल हैं जो कि अमेरिका और रशिया किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी पेरिस पहुंचे हैं, जहां वे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वातावरण पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, इस यात्रा के दौरान वे अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ भी बातचीत करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि फ्रांस के साथ भारत विमान इंजन को लेकर भी बातचीत कर सकता है। दरअसल फ्रांस भारत के सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगियों में से एक है और ऐसे में जयशंकर जी के द्वारा भारत में आत्मनिर्भर भारत के मार्ग के तहत भारत में 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट साफरान विमान इंजन बनाने के लिए दोस्तों फ्रांस ने एशिया और इंडो पैसिफिक में तेजी से बदलते हुए सुरक्षा वातावरणों के कारण भारत में निर्माण करने के साथ साथ संयुक्त रूप से परमाणु संचालित पारंपरिक हमला करने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करने की पेशकश की है। दोस्तों, भारत और जापान का रिश्ता काफी पुराना है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। खासकर कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट में जापानी सेना भी आई थी और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब वर्तमान में काफी कुछ बदल चुका है और ऐसे में पूर्वोत्तर भारत जापान के मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक विजन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। जापान अब पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। कई परियोजनाओं पे जापान काम कर रहा है, जैसे गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, गुवाहाटी स्वेज प्रोजेक्ट आसाम, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आसाम मेघालय, प्रोजेक्ट फॉर रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूमेम उमरुतु स्टेज 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मेघालय, सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट त्रिपुरा। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जापान काम कर रहा है। आपको बता दें कि जनवरी 2021 तक जापान से पूर्वोत्तर भारत तक कुल ODA 231 बिलियन येन से अधिक का था, जो करीबन $2 बिलियन का था। जापान की एक पहल भी है जिसे IRIS प्रोग्राम कहा जाता है, जो भारत के पूर्वोत्तर से छात्रों को जापान भेजता है। पूर्वोत्तर भारत देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी है और यहीं पर जापान की भूमिका गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत और जापान दोनों चीन के नेतृत्व वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हुए हैं, जिसके माध्यम से चाइना अन्य देशों में बुनियादी ढांचे के विकास को पैसा देता है। दोस्तों, एक बड़ी खबर यूक्रेन को लेकर आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों की सीमा पर रूस और यूक्रेन के सैनिकों की झड़प हुई है और रूसी सेना ने कहा कि उन्होंने यूक्रेनी क्षेत्र को पार कर रूस के हिस्से में आने वाले 5 सैनिकों को मार गिराया है। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच रूस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। हालांकि अपडेट लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ सप्ताह के बाद भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अब साल के दूसरे प्रक्षेपण पर अपने नजरें गड़ा दी हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस साल के दूसरे प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 3 और INS-2B के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण करेगी। बताया जा रहा है कि ये लॉन्च मार्च के अंत या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह तक किया जा सकता है।
इसमें 5 राइट शेयर सैटेलाइट्स हो सकते हैं। सैटेलाइट्स को PSLV C53 पर लॉन्च किया जाएगा, जो उन्हें पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में तैनात करेगा। इसके लिए पेलोड अहमदाबाद में तैयार किया जा रहा है और इसे असेंबलिंग करने में करीबन 2 हफ्ते और लगेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।